हेलो स्टूडेंट्स, ये टॉप 10 क्वेश्चनों की एक सीरीज चल रही है जो कि फिजिक्स क्लास 12th के लिए बनाई गई है। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व किए थे और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा? तो हम जानते हैं कि जो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है L बराबर वो होता है NH अपॉन 2 पाई। यहां जो N है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, यानी कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है। तो यहाँ ये द्वितीय कक्षा में है तो n की वैल्यू यहाँ 2 होगी। तो कोणीय संवेग का जो मान होगा वो होगा 2 इंटू, और h की यदि मैं वैल्यू रखूं तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ये आपको वहां एग्जाम में प्रश्न पत्र में दी होगी। और अपॉन 2 इंटू, और मैं पाई की वैल्यू यहाँ 22 बटे यदि 7 लगाऊं तो ये 7 लिखा जाएगा यहाँ ऊपर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 22 से कटेगा, 22 तिया 66 और दशमलव की वजह से 0.3। तो ये मुझे कोणीय संवेग मिलेगा 0.3 गुणा 7 गुणा 10⁻⁻34 और मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा ये 2.1 7×21 गुणा 10⁻⁻34 और इसका मात्रक होता है जूल सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। निर्वात में किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है, जल में उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? जबकि दिया है जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो हम जानते हैं कि जो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है वो होता है C/V, जहां C जो है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और V जो है माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। और यदि हम इसे तरंग दैर्घ्य के पदों में बदलना चाहें तो हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है चाल का वो होता है आवृत्ति गुणा तरंग दैर्घ्य। या आपने इस तरह पढ़ा होगा V बराबर न्यू इंटू लैम्डा। मैं यहां लिख सकता हूं N बराबर C अपॉन और V के स्थान पर न्यू इंटू लैम्डा। तो ये हो जाएगा, यहां से C और न्यू ये दोनों ही कांस्टेंट राशियां हैं, यहां पर न्यू कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा N। अगर मैं कांस्टेंट को हटाता हूं तो प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा। तो मैं यदि यहां से दो तरंग दैर्घ्यों की तुलना करूं तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा N1 अपॉन N2, और ये अगर यहाँ व्युत्क्रम है इसका तो लिखा जाएगा λ2 अपॉन λ1। N1 क्या है? N1 मान लेते हैं कि हम निर्वात है, यानी निर्वात का अपवर्तनांक है जो कि 1 होता है, और N2 जो है जल का अपवर्तनांक है जो कि हमें 4/3 दिया है। जहां ये जो λ2 है ये जल में तरंग दैर्घ्य है और ये जो λ1 है ये λ1 निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है जो कि हमें 6400 एंगस्ट्रॉम
दी गई है। तो सबकी वैल्यू रखते हैं इसमें। N1 यानी निर्वात का अपवर्तनांक 1 और N2 जल का अपवर्तनांक 4/3 बराबर λ2 जो कि हमें ज्ञात करना है और अपॉन λ1 6400 एंगस्ट्रॉम। आगे से सॉल्व करेंगे तो ये 3 जाएगा यहाँ ऊपर बटे 4 बराबर λ2 बटे 6400 एंगस्ट्रॉम। 4 से यदि इसे काटेंगे तो ये 16 और दोनों जीरो यहाँ आ जाएंगे 1600 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यदि हम यहाँ λ2 की वैल्यू ज्ञात करें तो ये 1600 का मल्टीप्लाई 3 में करने पर मिलेगा मुझे 4800 एंगस्ट्रॉम जो कि जल में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मान होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 5/3 हैं। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक दिए गए हैं। हम जानते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है 1 μ2 उसका फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन μ1 और जबकि यहाँ पहले माध्यम के सापेक्ष है तो उसे आगे लिखा जाएगा और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है तो उसे यहाँ पीछे लिखा जाएगा या कभी कभी इसे इस तरह भी लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 और दोनों का मतलब एक ही है। तो हमें यहाँ वायु के सापेक्ष जल का है तो हम लिखेंगे कि एयर के रेस्पेक्ट वाटर का जो अपवर्तनांक है वो 4/3 है और वायु के सापेक्ष कांच का यानी एयर के सापेक्ष जो है ग्लास का अपवर्तनांक यहाँ 5/3 है। हमसे पूछा गया है कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी कांच का पूछा गया है और जल के सापेक्ष जिसके सापेक्ष होता है उसे आगे लिखते हैं और जिसका अपवर्तनांक होता है उसे पीछे लिखते हैं। तो यहाँ कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक है तो इसका फॉर्मूला वही 1 μ2 बराबर होता है μ2 अपॉन μ1 तो यहाँ से हो जाएगा ये μg अपॉन μw और यदि यहाँ आगे कोई भी मीडियम नहीं लिखा है तो आप समझ लेना कि यहाँ एयर होगी। तो आगे ये हो जाएगा एयर के रेस्पेक्ट ग्लास का जो कि यहाँ दिया गया है एयर के रेस्पेक्ट ग्लास का 5/3 अपॉन एयर के रेस्पेक्ट वाटर का तो यहाँ दिया गया है 4/3 और ये 3 से हो जाएगा 3 कैंसिल तो ये बचेगा वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का अपवर्तनांक 5/4 और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता यही इसका आंसर होगा। 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित किया गया है यानी जो V का जो मान है 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित किया गया है यानी V का जो मान है वो यहाँ 2 वोल्ट दिया गया है तथा यहाँ इसकी जो धारिता C है वो 10 माइक्रोफैरेड दी गई है। तो हम जानते हैं कि 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻⁶। तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है और स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 C × V²। तो इस फॉर्मूले में इन सब की वैल्यू रखते हैं 1/2
और C की वैल्यू यहाँ से 10 माइक्रो है, तो गुणा 10 गुणा माइक्रो के स्थान पर 10 की पावर -6 इंटू वी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और यहाँ 1 2 से ये 1 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा U बराबर 2 का गुणा यहाँ 10 में करने पर 20 गुणा 10 की पावर -6 जूल, या इस तरह भी दिया जा सकता है, यदि मैं यहाँ एक दशमलव लगाना चाहूं तो 2.0 गुणा और यहाँ एक पावर प्लस होने पर -5 जूल। जूल में यही इसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक एक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि एक बिंदु यहां है A और एक बिंदु यहां है B। बिंदु A पर जो विभव का मान है वो 200 वोल्ट है और बिंदु B पर जो विभव का मान है वो 250 वोल्ट है। कोई आवेश Q है जिसको यहां से A से B तक ले जाया गया है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें 10 जूल की कमी हुई है। तो हम जानते हैं कि जूल में जो दिया होता है ऊर्जा कार्य में परिवर्तित होती है कार्य ऊर्जा प्रमेय से, तो W यहां पर हमको दिया गया है 10 जूल। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि विभवांतर A और B के बीच का जो विभवांतर है, जिसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि A माइनस B का विभव, यानी दोनों का अंतर है, जो भी बड़ा होगा उसे आगे लिखा जाएगा, बराबर V बराबर W अपॉन Q। तो यहां दोनों विभवों का हमें अंतर लेना है। तो हम जानते हैं यहाँ 200 है और 250, तो इनका अंतर होगा यहाँ पर 50 और W होगा यहाँ पर 10 बटे Q। जबकि हमें यहाँ Q ज्ञात करना है, तो Q बराबर हो जाएगा 10 बटे 50 और शून्य से ये शून्य कैंसिल, तो यहाँ मिलेगा Q बराबर 5 का भाग जब 1 में दिया जाएगा 0.2 कूलाम। यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। एक प्रकाश विद्युत पदार्थ का कार्यफलन 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें जिसके लिए संतप्त विभव 2.5 वोल्ट होगा। तो हमें यहाँ कार्यफलन दिया गया है जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, ये है 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और संतप्त विभव जिसको हम निरोधी विभव कहते हैं V नॉट बराबर दिया गया है 2.5 वोल्ट। और हमें उस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है जो कि इस पर आपतित हो रहा है। हम जानते हैं जब प्रकाश विद्युत प्रवाह पड़ते हैं तो किसी भी धातु पर जो प्रकाश आपतित होता है तो उसके पास एनर्जी होती है E बराबर H इंटू न्यू, और जब यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन इस प्रकाश के पड़ने के बाद उत्सर्जित होता है तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो ऊर्जा आती है कुछ यहाँ पर निकलने में कार्यफलन के बराबर नष्ट हो जाती है और शेष ऊर्जा यहाँ काइनेटिक एनर्जी के रूप में लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें एक अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज देने पड़ते हैं, यानी विभव लगाना पड़ता है, और इस विभव को ही निरोधी विभव कहा जाता है, जो कि इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर एनर्जी का दिया जाता है और बराबर V E इंटू वी नॉट के बराबर इसकी ऊर्जा होती है। तो हमें ये वाली काइनेटिक एनर्जी E इंटू वी नॉट, जो कि यहाँ पर क्या है निरोधी विभव का मान है, और ये जो आने वाली एनर्जी है इसके पास आने वाला जो प्रकाश है इसके पास कुल ऊर्जा होती है H इंटू न्यू।
तो हमें यहाँ पर ये न्यू दिया है और यहीं से हमको यदि एच सी अपॉन इसको लैम्डा लिखा जाए न्यू के स्थान पर, तो यही लैम्डा हमको यहाँ ज्ञात करना है। तो आइए हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ये होता है E बराबर जो कुल ऊर्जा आती है वो कार्यफलन यहाँ से निकलने में, और प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में ये यहाँ से लेके जाता है। तो E के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ एच सी अपॉन लैम्डा, जो कि H इंटू न्यू का ही रूप है, बराबर कार्यफलन का मान दिया गया है 4.0 गुणा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैं यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके इसे जूल में कन्वर्ट कर रहा हूं, प्लस E और प्लस यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी के स्थान पर लिखा जाएगा EV, तो E इंटू वी नॉट यहाँ पर ये संस्थित विभव है जो कि 2.5 वोल्ट दिया गया है। तो H के स्थान पर हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड गुणा C प्रकाश की चाल है 3 गुणा 10⁸ होती है, बटे लैम्डा जो कि हमें ज्ञात करना है, बराबर ये हो जाएगा यहाँ 4.0 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर मान लगाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणा और निरोधी विभव यहाँ 2.5 वोल्ट है। तो ये आगे सॉल्व करने पर मिलेगा 6.6 इंटू ये 10⁻⁻34 और प्लस 8, ये हो जाएगी 10⁻⁻26 गुणा यहाँ 3 बटे लैम्डा, बराबर दोनों में से यहाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है यहाँ और यहाँ से कॉमन है, तो ब्रैकेट में मिलेगा मुझे 4.0 प्लस 2.5, और मैं लैम्डा को इधर लाऊंगा और इस सब को इसके नीचे ले जाऊंगा। तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻26 गुणा 3 बटे ये आएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा दोनों को ऐड करेंगे तो 6.5 और बराबर इधर ये बचेगा लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हमें प्राप्त होगा यहाँ से, यदि हम इनको काटते हैं तो ये 6.6 है और ये 6.5 है, तो मैं इसे लगभग एक बार ही काट देता हूं क्योंकि इतनी हार्ड कैलकुलेशन एग्जाम में करने की आवश्यकता नहीं है, अप्रॉक्स में ही आंसर जो है सही माना जाता है। तो ये हो जाएगा ऊपर 3 और नीचे यहाँ बचेगा 1.6 गुणा -26, ऊपर जाके ये +19 होंगे तो ये 10⁻⁻7 बचेगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा। यदि मैं यहाँ से दशमलव हटा देता हूँ और ऊपर एक शून्य बढ़ा लेता हूँ, दशमलव से दशमलव जो है कैंसिल करने पर 16 का यदि 30 में भाग दिया जाए तो 16 एकम 16 दशमलव, यहाँ 14 140 बचा, 16 का भाग 8 बार और फिर जो है यहाँ पर 12 बचा 120, तो फिर यहाँ 16 का भाग लगभग 7 बार गुणा 10⁻⁻7 मीटर। यही अप्रॉक्स में जो इसका आंसर है आपका सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रिज्म कोण 60 डिग्री वाले प्रिज्म में प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री प्राप्त होता है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो ये जो है प्रिज्म कोण हम जानते हैं ये कैपिटल ए होता है जो कि यहाँ 60 डिग्री दिया गया है, और न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम होता है जो कि यहाँ 30 डिग्री दिया गया है।
प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है वो होता है n बराबर साइन और ब्रैकेट में a प्लस डेल m अपॉन 2 और पूरे का फिर से अपॉन साइन a बाई 2। तो यहां पर हमें a और डेल m दोनों की ही वैल्यू दी गई है और n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा साइन a की वैल्यू यहाँ 60 प्लस डेल m की वैल्यू यहाँ पर 30 अपॉन 2 फिर से अपॉन साइन a की वैल्यू यहाँ पर फिर 60 अपॉन 2। दोनों को काटते हैं तो ये यहाँ 30 मिलेगा। ये हो जाएगा n बराबर यहाँ 60 और 30 90/2, ये हो जाएगा 90/2 और नीचे है साइन 30। इसे जब काटेंगे तो ये 45 बार, ये मिलेगा n बराबर साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 है और साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 है। ये यहाँ 2 और यहाँ ऊपर ये 2, यहाँ ये √2 है। तो मैं इसे इधर लिख देता हूँ। n बराबर होगा 2/√2 और यहाँ √2 से रेशनलाइजेशन कर लेते हैं तो ये मिलेगा n बराबर 2√2 अपॉन 2, 2 से फिर 2 कैंसिल, तो अपवर्तनांक का जो मान होगा वो √2 होगा। प्रश्न संख्या 18, वायु में रखें किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है। लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है और ये कोई उत्तल लेंस है। और ये इसका इधर प्रथम फोकस है जो कि यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, क्योंकि फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। और ये इसका द्वितीय फोकस है जो कि ये भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। तो ये यहाँ है F2 और ये है यहाँ F1। तो हमें ये दिया गया है कि जो F का मान है उत्तल लेंस के लिए वो तो प्लस 10 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, जो कि इधर मानी जाती है। एक वस्तु जो है 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है प्रथम फोकस से, यानी प्रथम फोकस से यहां कोई वस्तु रखी गई है इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहां जो u का मान होगा वो कितना होगा, तो यहां से यहां तक 5 है और यहां से यहां तक 10 है, तो ये माइनस के 15 सेंटीमीटर u का मान होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव ली जाती है क्योंकि ये बाईं ओर रखी हुई है और इसकी फोकस दूरी 10 है। तो द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई है, तो पहले हम इस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करते हैं। तो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f की जो वैल्यू है फोकस दूरी वो 10 है, 1/v प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, माइनस 1/-15। ये माइनस और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और जब मैं इसे इधर लाऊंगा तो 1/10 माइनस 1/15 बराबर मिलेगा 1/v, या ये एलसीएम आएगा यहाँ जो है 30 और 10 का भाग देने पर ये 3
और ये 2 बराबर 1/v, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1/30 बराबर 1/v, या प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है और ये धनात्मक है, यानी इस लेंस से जो प्रतिबिंब है, इस लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर यहाँ उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। लेकिन हमें इस सवाल में ये पूछा गया था कि द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, तो इस लेंस से ये 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, परंतु ये यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये द्वितीय फोकस से और वस्तु के प्रतिबिंब की जो बीच की दूरी होगी वो केवल 20 सेंटीमीटर होगी। अतः इसका उत्तर जो है 20 सेंटीमीटर सही होगा। प्रश्न संख्या 19, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 10⁻⁻6 kg है तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट बराबर दिया गया है 10⁻⁻6 kg। तो द्रव्यमान क्षति से जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी बराबर द्रव्यमान क्षति इंटू c का स्क्वायर। तो यहाँ द्रव्यमान क्षति 10⁻⁻6 kg है और प्रकाश का वेग हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका यहाँ स्क्वायर करना है। 10⁻⁻6 गुणा 9 × 10⁻16, और या मैं लिख सकता हूं कि 9 × 10⁻10 जूल। परंतु हमें इसका उत्तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसे लिख लेंगे 9 × 10⁻10 बटे 1.6 × 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ एक दशमलव से यदि मैं एक दशमलव हटा दूं, या यहाँ 90 हो जाएगा और यहाँ 16 हो जाएगा, तो ये 16 का जब इसमें भाग दिया जाएगा तो 16 पंजे 80 बचे 10 100, और ये हो जाएगा 16 छक्के 96 बचे 4 40, 16 दूनी 32 बचे 8, और 16 पंजे 80 गुणा 10 की घात ये ऊपर जाके प्लस हो जाएंगी, तो 29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। एक कांच के गुटके में 6000 एंगस्ट्रॉम की एक वर्णी प्रकाश किरण आपतित होती है। गुटके का अपवर्तनांक 1.5 है। तो गुटके से परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों की चाल तथा तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रकाश की जो है, मान लीजिए कि ये λ1 है, तरंग दैर्घ्य दी गई है 6000 एंगस्ट्रॉम, और जो गुटके का अपवर्तनांक है और जो कि 1.5 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि ये गुटके का अपवर्तनांक n2 है 1.5, और λ2 जो है यहाँ गुटके में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होगी जो कि हमें ज्ञात करनी है, और यहाँ n1 जो है निर्वात में, जो निर्वात का जो अपवर्तनांक है वो होगा 1। तो हमें चाल भी ज्ञात करनी है। तो चाल का यदि हम फॉर्मूला लगाएं पहले, तो ये होता है n बराबर c/v, प्रकाश की निर्वात में चाल बटे माध्यम में चाल बराबर माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहां से हो जाएगा 1.5 बराबर 3 × 10⁸ बटे v, और ये हो जाएगा v बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5, और यदि यहाँ 1.5 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो v बराबर मिलेगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
और यदि हम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करेंगे तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि n प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन लैम्डा के, क्योंकि यहाँ जो v है ये न्यू इंटू लैम्डा के बराबर होता है। तो n1 अपॉन n2 बराबर होगा फिर वही लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 के। तो n1 का मान यहाँ 1 है और n2 का मान यहाँ 1.5 है और लैम्डा 2 हमको ज्ञात करना है और लैम्डा 1 जो है 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो यदि हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 2 बराबर मिलेगा 6000 एंगस्ट्रॉम बटे 1.5। एक दशमलव हटाने के लिए मैं यहाँ 0 रख लेता हूँ और 15 से यदि जब 60 को काटा जाएगा तो ये मिलेगा 4000 एंगस्ट्रॉम। यही क्या होगी, अपवर्तित किरणों की ये तरंग दैर्घ्य होगी और ये जो है प्रकाश की चाल होगी।